रीबर्थ ऑफ क्वीन इन अ मैजिकल वर्ल्ड एपिसोड 7। प्रतिभा के मुंह से ये सुनकर कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है, रुद्र को बहुत खुशी महसूस हुई। उसने प्रतिभा की आंखों में देखते हुए कहा, हम भी आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। इस समय भले ही कमरे में हल्की शांति थी, पर प्रतिभा और रुद्र के दिल में बहुत शोर था, इतना कि वहां सिर्फ उनके दिलों के धड़कने की आवाज ही आ रही थी। प्रतिभा ने गहराई से रुद्र की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के एकदम करीब आकर कहा, हमें मोहब्बत हो गई है आपसे, कब हो गया ये प्यार हमें नहीं पता। प्रतिभा का इजहार सुनकर तो रुद्र का दिल खुश हो गया। उसने भी कहा, प्यार तो हम भी आपसे बहुत ज्यादा करते हैं। जब से आपको देखा था तब से हम आपसे प्यार करने लगे थे और अब तो आप भी हमसे प्यार करती है। प्रतिभा ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। अब रुद्र से जब और नहीं रुका गया तो उसने प्रतिभा के एक हाथ को अपने एक हाथ में पकड़कर ऊपर कर दिया और अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को सहलाना शुरू कर दिया और धीरे से प्रतिभा के होठों के करीब जाने लगा, लेकिन फिर रुक कर देखा जैसे उससे इजाजत मांग रहा हो आगे बढ़ने की। जब प्रतिभा ने रुद्र को उसकी तरफ देखता हुआ पाया देखा तो उसने जब रुद्र के खुद को देखते हुए पाया तो उसने बिना कुछ किए बस अपनी पलकें झपका दी। उसका बस इतना इशारा काफी था उसे समझने के लिए। इजाजत मिलने के बाद रुद्र ने उसके गले पर बहुत ही प्यार से किस किया तो प्रतिभा की आंखें अपने आप बंद हो गई। रुद्र ने उसके पूरे गले पर किस किया, फिर उसने उसके दोनों गालों को चूमा, फिर धीरे से उसके होठों पर एक हल्की सी किस की और ध्यान से उसके चेहरे को देखा जो अभी बिल्कुल किसी पके सेब की तरह लग रहा था। उसको ऐसे देखकर रुद्र के चेहरे पर एक बेहद ही आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने फिर प्रतिभा के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर कुछ देर में प्रतिभा भी उसका साथ देने लगी। पहले तो उन दोनों की किस बहुत ही सॉफ्ट थी, पर समय के साथ अब वो बहुत ही डीप और अग्रेसिव हो गई थी। प्रतिभा के दोनों हाथ रुद्र के बालों में थे और रुद्र का एक हाथ उसकी गर्दन तो दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था। जब प्रतिभा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने रुद्र को खुद से अलग किया और जोर जोर से सांस लेने लगी। ये देखकर रुद्र ने झुककर उसके कान में कहा, राजकुमारी, ये तो बस हमारे प्यार की शुरुआत थी और आपका अभी ही ये हाल है तो बाद में आपका क्या होगा। ये सोचकर ही प्रतिभा को बहुत शर्म आने लगी। उसने रुद्र के सीने पर हल्के से मरते हुए कहा, आप इतने बेशर्म भी हैं, हमें आज पता चला। तो रुद्र ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर सिर्फ आपके लिए। फिर वो पलट कर लेट गया और प्रतिभा को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब आप सो जाए, वरना अगर हम खुद को नहीं रोक पाए तो पता नहीं हम क्या क्या कर दे, इसलिए अभी आप सो जाए, आपको कल गुरुकुल भी जाना है। उसकी बात सुन के प्रतिभा चुपचाप उसकी बाहों में लेट गई। तभी उसने हल्के से रुद्र के सीने से अपना चेहरा निकलकर उसे देखा, फिर धीरे से उसके गाल पर किस किया और फिर दोबारा अपनी आंखें बंद करके लेट गई। रुद्र ने उसकी इस हरकत को देखा तो मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। फिर वो दोनों पूरी दुनिया को भुलाकर एक दूसरे की बही में सो गए। वहीं दूसरी तरफ अभय अनु को लेकर महल के उस हिस्से के बगीचे में ले गया था जहां पर रात के समय उगने वाले फूल ही थे। वहां पहुंचकर अनु ने जब उस नज़ारे को देखा तो उसने हैरान होकर कहा, कितना सुंदर है ये। वो तो बस उस नज़ारे को देखने और उस पूरी जगह को देखने के बाद अनु ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये सच में बहुत सुंदर है। फिर वो पूरी जगह घूमने के बाद थककर एक जगह पर बैठ गई तो अभय भी उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद अभय ने मौके पर चौका मरने के लिए कहा, अनु, मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जब हम पहली बार मिले थे न और तुम मुझ पर गुस्सा हुई थी, तभी तुम मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी और फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ मुझे पसंद नहीं आई बल्कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सच में नक्चरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और जहाँ तक रही तुम्हें चिढ़ाने की बात, तो वो मुझे अच्छा लगता है तुम्हें चिढ़ाना। ये ही मेरे प्यार करने का तरीका है। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में आने की इज्जत दोगी? तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। पर जब अभय ने अपना चेहरा घुमा कर देखा तो बेचारे का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि अनु बड़े आराम से उसकी बातों का न सुनने की जगह सो रही थी। ये देखकर तो अभय का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, ये लड़की भी मतलब कहीं भी सो जाएगी। मैं ये हमारी लाइफ की इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ, मैंने इतने मुश्किल से अपने प्यार का इजहार किया और ये महारानी है कि सो रही है। फिर उसके मासूम से चेहरे को देखकर उसे उस पर प्यार आ गया तो उसने सब कुछ भूलकर उसे अपनी गोद में उठाया और उसे उसके कमरे की तरफ लेकर चला गया।
अभय ने अनु को उसके कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। वो उसे लेटा कर जा ही रहा था कि अनु ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया। अभय ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर अनु की पकड़ काफी कसके थी। तभी अचानक से अनु पलटी तो अभय इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण भी अचानक से उसके ऊपर गिर गया और गिरने की वजह से उसके होठ अनु के गालों से टच हो गए। अभय तो पहले शॉक हो गया। उसके होठ जब अनु के गाल से टच हुए तो उसे एक झटका सा महसूस हुआ। शौक से बाहर आने के बाद अभय ने अपने जज्बातों को संभाला और अनु के ऊपर से हटने लगा, पर अभी तक उसका जो हाथ अनु ने पकड़ा था, अब उसने उसके उस हाथ को अपनी तकिया बना लिया था। अब बेचारे अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अनु तो उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसे भी नींद आने लगी तो अब उसने सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। अभय ने एक बार अनु को देखा और फिर अपने हाथ को, तो उसने अब अनु को अच्छे से ही अपनी बाहों में लेटा लिया और वो भी सो गया। आज हमारी तीनों जोड़ियां आराम और सुकून से अपने अपने प्यार की बाहों में सो रहे थे, बिना किसी परेशानी या चिंता के। अगली सुबह आज रुद्र की आंख पहले खुली तो उसे हल्का सा वजन अपने ऊपर महसूस किया। उसने देखा तो प्रतिभा ने रुद्र को कसके पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो रुद्र कहीं चला जाएगा। उसने जब प्रतिभा का चेहरा देखा जो अभी बहुत ही मासूम और प्यारा लग रहा था और कुछ बाल भी बिखरे हुए थे, उसे देखकर रुद्र ने पहले उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड में किया, फिर उसके चेहरे को थोड़ी देर निहारने के बाद धीरे पर प्यार भाई आवाज में कहा, राजकुमारी उठ जाए, अब बहुत देर हो गई आपको सोते हुए। उसकी बात सुनकर प्रतिभा ने नींद में ही कहा, नहीं मुझे थोड़ी देर और सोना है। फिर वो ये बोलकर कसमसा कर फिर से सो गई। जब रुद्र ने देखा कि उसके बोलने पर प्रतिभा नहीं उठी तो उसने कहा, ठीक है मत उठिए। इतना बोलकर उसने उसकी कॉलर बोन पर बाइट किया, लेकिन हल्के से तो प्रतिभा की एकदम आंखें खुल गई और सब नींद 2 पल में गायब हो गई। उसने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो रुद्र ने कहा, अब मैं क्या करूं, जब आप उठोगी नहीं तो मुझे किसी न किसी तरीके से तो उठाना ही होगा ना। अब प्रतिभा को समझ आ गया था कि अब उसके राजकुमार सच में उसके लिए बेशर्म हो गया है। उसने रुद्र को धक्का दिया और उठाकर तैयार होने चली गई। प्रतिभा वापस कमरे में आई तो रुद्र वहां पर नहीं था, तो वो समझ गई कि वो अपने कमरे में चला गया होगा। वो कमरे से बाहर जाती है तो उसे सामने से अनु आती दिखती है। वो आते हुए न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। ये देख प्रतिभा ने उसके पास जाकर कहा, क्या हुआ तुझे? अनु को ऐसा करता देख प्रतिभा ने उससे पूछा, क्या हुआ जो तू अपने आप से बातें करे जा रही है? प्रतिभा के पूछने पर अनु ने हड़बड़ा कर जवाब दिया, मैं कहाँ कर रही हूँ? प्रतिभा ने शक करते हुए कहा, क्या हुआ है, सच सच बता, तू इतनी हड़बड़ाई क्यों? क्या ऐसा कुछ है जो नहीं पता? प्रतिभा के इस पूछने पर उसे कुछ देर पहले की बातें याद आने लगी। कुछ देर पहले अनु और अभय बड़े आराम से घोड़े, क्या शेर, चीता, भालू, हाथी सब बेच के सबसे बेखबर होकर सो रहे थे। कुछ देर में अभय की नींद खुली तो उसने अपने ऊपर जब काफी वजन महसूस हुआ तो उसने देखा कि अनु उसे अपना बिस्तर समझकर आराम से उसके ऊपर सो रही थी। ये देखकर अभय ने कहा, इन मोहतरमा ने मुझे क्या अपना बिस्तर समझ लिया है, कोई इतने आराम से मेरे ऊपर सो रही है। फिर उसने उसकी कमर को पकड़ के उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की तो वो बस थोड़ा सा ही उसके ऊपर से हटी। अभी भी उसका हाथ और सर उसके सीने के ऊपर ही था। ये देखकर तो अनु अपने आप हिलने डुलने लगी। ये देखकर अभय ने अपने हाथ तुरंत पीछे करे और वापस सोने का नाटक करने लगा। अनु जब उठी तो उसने जब अपनी कमर पर किसी के हाथ को महसूस किया तो उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। उसने तुरंत उधर देखा तो वो अभय था। उसे समझ नहीं आया कि अभय उसके कमरे में उसके बिस्तर पर को भी उसके साथ क्या कर रहा है। तभी उसे याद आया कि कल अभय उसे अपने साथ बगीचे में ले गया था, फिर वो उसे कुछ बता रहा था पर उसे नींद आने लगी तो वो सो गई। ये याद करके उसके दिमाग की घंटी बाजी कि अगर वो बगीचे में सोई थी तो यहाँ कमरे में कैसे आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अभय को देखा तो उसने सोचा कि अब उसके सवालों के जवाब अभय ही दे सकता है, पर उससे पहले उसे अभय की बाहों से आज़ाद होना था। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की तो अभय ने अपने मन में सोचा, बहुत परेशान किया ना मुझे, अब तुम्हारी बारी। ये सोचकर उसने जब अनु उठ रही थी तब उसको उसकी कमर से पकड़कर जानबूझकर इस तरह खींचा कि उसे लगे कि वो नींद में है। अनु के एकदम से खींचने पर वो वापस अभय के ऊपर गिर गई और इसी में उसके होठ अभय के होठों से टच हो गया। अनु तो शोक में ही चली गई थी। वही अभय की भी हालत खराब थी। अब वो न खुद को रोक पा रहा था और ना ही वो कुछ कर सकता था, वरना अनु को पता चलता कि अभय जाग रहा है और उसने ये जानबूझ के किया तो अनु उसकी बैंड ही बजा देगी।
अनु ने अपने शोक से बाहर आकर अभय फिर से उठी तो इस बार अपने आप को न संभालने के कारण वो फिर से गिरी और उसके होठ फिर से अभय के होठों को टच कर गए। अब अभय के कंट्रोल से बाहर था। अनु के मुलायम होठों का छूना उसे अब बेकाबू कर रहा था। अब अभय ने अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए एक हाथ से अनु के सर को पकड़ा और दूसरे से उसकी कमर को और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। उसके ऐसा करने पर अनु की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। कुछ देर के बाद अभय ने उसे किस करना बंद किया और पलटकर उसे अपने नीचे किया तो उसने देखा कि अनु अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे ही देख रही थी। अनु ने अपने दांत पिसते हुए कहा, ये क्या हरकत थी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की और तुम जग रहे थे? तो अभय ने कहा, देखो मेरी गलती नहीं थी, वो तुम थी जिसने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। मैं तो सो ही रहा था, वो तुम थी जिसने इतना हिल डुल के मुझे जगा दिया और जब मैं जगा तो तुम मुझे। ये बोलते हुए वो रुक गया और एक शरारती स्माइल करते हुए कहा, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि किसी सोते हुए इंसान के साथ ये सब करना गलत है? उसकी बातें सुनकर अनु को बहुत शर्म आ रही थी और उस पर गुस्सा भी कि वो कैसे उससे ये सब बोल सकता है। सच में ये इंसान एक नंबर का बेशर्म है। अनु ने बात को पलटते हुए उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अच्छा तो पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर वो भी मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो अभय ने भोला सा चेहरा बनाकर कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी वजह से हुआ। तुम तो आराम से वहाँ बगीचे में बिना मेरी बात सुने ही सो गई। फिर मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ने आया और तुमने नींद में ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। मैंने कितनी ही कोशिश की पर तुमने तो जैसे न छोड़ने की कसम खाए हो। फिर मैं भी मजबूरी में क्या करता, मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पर सोना पड़ा समझी तुम। ये सब जानकर अनु को पहले विश्वास नहीं हुआ कि उसने ऐसा किया होगा। उसने पूछा, तुम सच बोल रहे हो? तो अभय ने अपनी आईब्रो उठाकर कहा, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर मुझे कुछ करना होता न तो कब का कर चुका होता। बहुत मौके थे मेरे पास और तुम कुछ कर भी नहीं पाती। अभय के ऐसे बोलने पर अनु को उस पर विश्वास हो गया। फिर उसने अपनी नजरें झुकाकर कहा, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी थी, पर तुमने कभी जो किया वो भी तो गलत था ना, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेरी गलती है। उसकी बात सुनकर अभय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है, नहीं बोलूँगा। फिर अनु ने कहा, अब तुम मेरे ऊपर से हटने का कष्ट करोगे? ये सुन के अभय को ध्यान आया कि वो तो कब से ऐसे ही थे। फिर अभय उसके ऊपर से हटकर खड़ा हो गया। अनु भी उठ गई तो अभय ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, वरना अगर किसी ने हमें साथ देखा तो मुझे तो नहीं पर तुम्हें जरूर दिक्कत हो सकती है। वो ये बोलकर जाने लगा। तभी अनु ने पीछे से कहा, सुनो। ये सुनकर अभय रुक गया। उसने पीछे पलटकर कहा, सुनाओ। उसके ऐसे बोलने पर अनु झेप गई, पर फिर उसने कहा, अभी जो कुछ भी हुआ वो तुम किसी को नहीं बताओगे? ये सुनकर अभय ने आराम से कहा, ठीक है नहीं बताऊंगा। फिर वो वहां से चला गया। प्रेजेंट टाइम। ये सब याद करके अनु का चेहरा हल्का लाल हो गया। ये देखकर प्रतिभा ने उसकी चिंता करते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे, तेरा चेहरा लाल क्यों है? कहीं तुझे बुखार तो नहीं आ रहा, दिखा मुझे। उसको परेशान होता देख अनु ने कहा, अरे नहीं, तू फालतू में मेरी चिंता कर रही है, मैं ठीक हूँ। तो प्रतिभा ने कहा, तो ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे बता देना, समझी तू? अच्छा, मैं रिद्धि के पास जा रही थी, फिर हम गुरुकुल के लिए निकलना भी है। ये वो जब चली गई तब जाके अनु ने चैन की सांस ली कि प्रतिभा से बच गई, वरना उसे सब कुछ बताना पड़ता। कुछ समय बाद वो लोग सबसे अलविदा लेकर गुरुकुल के लिए निकल गया। जब वो लोग गुरुकुल पहुंचे तो उसे देखकर प्रतिभा और अनु देखते रह गया। पूरे रास्ते में विजय और रिद्धि उन लोगों से पीछे रहे और आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, क्योंकि वो लोग अभी ही मिले थे और अब फिर से वो लोग अलग हो रहे थे। वही अनु ने सुबह जो हुआ उसके कारण पूरे रास्ते में अभय से न बात की और न ही उसकी तरफ अपनी नजरें उठाकर देखा। प्रतिभा और रुद्र तो शांत रहे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की आंखों की बातों को भी समझते थे। जब वो लोग गुरुकुल पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले एक बड़ा सा द्वार था, जिसके ऊपर सुनहरे शब्दों में 5 तत्व गुरुकुल लिखा था। 5 तत्व गुरुकुल विजयगढ़ के थोड़े बाहरी इलाके में बना था, ताकि वो पूरे राज्य से दूर रहे और वहां पर शांति बनी रहे। गुरुकुल बहुत बड़ी जगह पर बना था। इसके पीछे बड़ा सा रेगिस्तान था, आगे विजयगढ़ और अगल बगल में जंगल जो काफी शक्तियों से भरा हुआ था। गुरुकुल के आसपास का वातावरण एकदम शुद्ध और साफ था। जब वो लोग द्वार से गुरुकुल के अंदर गए तो उन्हें हवा में बहती शक्तियां महसूस हुई।
ये सब प्रतिभा और अनु के लिए नया था, इसलिए प्रतिभा और अनु सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहे थे क्योंकि अब पूरे 2 साल उन्हें यहाँ ही रहना था। रुद्र, अभय और विजय ने तो अपनी शिक्षा यहीं से पूर्ण की थी और रिद्धि भी कई बार अपने पिताजी के साथ यहाँ आई थी, इसलिए वो यहाँ की हर चीज के बारे में जानते थे और यहाँ के लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। अंदर जाते ही उन्हें वहां पर उपस्थित पृथ्वी गुरु मिले। जब पृथ्वी गुरु ने रुद्र, अभय और विजय को देखा तो वो उनके पास आ गए। ये तीनों ही यहाँ के सबसे होनहार और शक्तिशाली विद्यार्थी थे, इसलिए इन्हें सभी गुरु पसंद करते थे और रुद्र तो उनका एकमात्र ऐसा विद्यार्थी था जिसके पास अग्नि तत्व की शक्तियां थी, तो उसे कौन ही नहीं जानता। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जब पृथ्वी गुरु जब उन लोगों के पास आए तो सबने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिए। पृथ्वी गुरु ने पूछा, रुद्र आप यहाँ, क्या कोई जरूरी काम था? रुद्र ने उन्हें जवाब दिया, हाँ, हम महागुरु से मिलने आए थे। पिताजी ने महागुरु के लिए एक जरूरी संदेश भेजा है। तो उन्होंने महागुरु इस समय कहाँ पर है उन्हें बता दिया। फिर उनसे कुछ देर बात करने के बाद रुद्र और विजय महागुरु से मिलने चले गए। जब पृथ्वी गुरु ने प्रतिभा और अनु को देखा तो उन्होंने उन्हें तुरंत पहचान लिया और कहा, आप दोनों प्रथम और तृतीय स्थान पर थे ना? तो उन दोनों ने हाँ कहा। तभी अभय ने कहा, पृथ्वी गुरु आप मेरे बारे में तो भूल ही गए। अभय हमेशा से ही गुरुकुल में सभी के साथ मजाक मस्ती करता था और सभी उसे पसंद भी करते थे। कोष्टक। तो पृथ्वी गुरु ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, भला हम आपको और आपकी शरारतों को कैसे भूल सकते हैं? वैसे आप आज यहाँ कैसे? उनके पूछने पर अभय ने कहा, हम किसी को यहाँ पर छोड़ने आए थे। ये सुनकर उन्होंने पूछा, किसे? तो अभय ने रिद्धि की तरफ इशारा कर दिया क्योंकि प्रतिभा ने साफ साफ मना कर दिया था कि किसी को भी उनके बारे में अभी न पता चले। तभी वहां पर वायु गुरु की आवाज गूंजी, सभी नए विद्यार्थी मैदान में इकट्ठा हो। ये सुनकर पृथ्वी गुरु ने प्रतिभा, अनु और रिद्धि के लिए मैदान में जाने के लिए कहती वो लोग वहां पर चले गए। मैदान में सभी ने विद्यार्थी एक तरफ लाइनों में खड़े थे और पुराने यानी द्वितीय वर्ष के एक तरफ। वो तीनों भी अपने स्थान पर जाकर खड़े हो गए। वायु गुरु ने पहले सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया, फिर उन सभी को वहां के नियम बताए। कुछ देर के बाद उन्होंने सभी को कहा, आप सभी की शिक्षा कल से प्रारंभ होगी। आज आप सभी यहाँ को अच्छे से देख और समझ लीजिए क्योंकि अब आपको यहाँ पर अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है। उनके कहने पर सभी वहां से चले गए। प्रतिभा, अनु और रिद्धि साथ में ही थे। तभी रिद्धि ने कहा, हमें पहले विद्यार्थी आवास गृह चलना चाहिए और हम जहां रहेंगे उसे देखना है। तो उन दोनों ने भी हाँ कह दिया। जब वो लोग विद्यार्थी आवास पहुंचे तो उन्हें वहां पर बर्फ तत्व की गुरु मिली। उन्होंने उनको उनका आवास गृह दिखाया। तो उन तीनों को एक ही आवास मिला था और उनके साथ एक और विद्यार्थी रहने वाली थी क्योंकि गुरुकुल के नियमों के अनुसार हर आवास में 4 विद्यार्थी रहते हैं। यहाँ पर हर आवास बिल्कुल एक छोटे से घर की तरह है जहाँ पर उपचार कमरे थे। नीचे किचन, बरामदा और अभ्यास के लिए आंगन भी था। सभी के लिए हर प्रकार की सुविधा थी। कोष्टक। वो लोग अंदर गए तो उन्हें एक लड़की जो उनकी तरफ पीट करके बैठी थी तो उसे देखकर अनु ने कहा, लगता है ये वो ही है जो हमारे साथ रहेगी। तभी उस लड़की ने उनकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अनु तुम यहाँ। उसकी आवाज सुनकर उन्होंने उसे देखा तो ये और कोई नहीं बल्कि आरोही थी जो उनसे परीक्षा में मिली थी और उनकी अच्छी दोस्त बन गई थी। उसे देखकर अनु भी खुश हो गई। उसने भी कहा, आरोही। दोनों एक दूसरे के गले लग गई, यानी कि तुम हमारे साथ रहेगी, ये तो बहुत अच्छा है। उन दोनों को ऐसे मिलते देख रिद्धि ने पूछा, तुम लोग क्या एक दूसरे को जानते हो? तो प्रतिभा ने उसे बताया, ये आरोही है, सूर्यनगर के सेनापति की बेटी। हम लोग परीक्षा में मिले थे और दोस्त बन गए। फिर अनु ने रिद्धि और आरोही को एक दूसरे से मिलवाया। वो दोनों भी आपस में मिलकर खुश हुई। आरोही ने खुश होते हुए कहा, मैं तो ये सोच सोच कर परेशान थी कि पता नहीं मेरे साथ रहने वाली कैसी होंगी, पर अब तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। तुम लोगों के साथ तो मैं बड़े आराम से रह सकती हूँ। आरोही ने उनको उनका कमरा दिखाया। फिर वो चारों अपने कमरे में जाकर अपना अपना सामान रखा और थोड़ी देर आराम किया। प्रतिभा ने कमरे को देखा तो वो उसके हिसाब से सही था। उसमें एक खिड़की भी थी जिससे गुरुकुल के पीछे का बड़ा सा फैला हुआ रेगिस्तान भी दिक्कत था। उसने अपने कपड़े और भी जरूरी चीजों को रखा। अपना काम करने के बाद वो आराम करने के लिए बिस्तर पर बैठी। तभी उसकी नज़र अपने हाथ में पहने हल्के लाल और सुनहरे रंग के ब्रेसलेट पर पड़ी तो अपने आप ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उसे याद आया कि जब वो लोग महल से गुरुकुल के लिए निकलने वाले थे उससे कुछ देर पहले ही रुद्र ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। जब वो वहां गई तो रुद्र ने उसे अपने पास बिठाया और अपने हाथ में उसका हाथ लिया और उसे ये ब्रेसलेट पहना दिया। प्रतिभा ने उसको देखा और कहा, ये कितना सुंदर है और इसकी नक्काशी भी बहुत अच्छी है। तो रुद्र ने कहा, ये सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि जादुई भी है, इससे जरूरत पड़ने पर आप हमसे कभी भी बात कर सकती हो और अगर आप किसी मुसीबत में होगी तो वो मुझे पता चल जाएगा। प्रतिभा ने भी बिना कि न निक्कुर के वो ले लिया। प्रतिभा जब जाने को हुई तभी रुद्र ने उसे पीछे से अपने गले लगा लिया और कहा, आप इसे कभी भी उतारना मत। फिर उसने प्रतिभा को अपनी तरफ किया और उसके माथे को चूमा और बहुत ही प्यार से कहा, अपना ख्याल रखिएगा। तो भी उसके सी से लग के उसे हाँ बोलती है। ये सब याद करके ही प्रतिभा के चेहरे पर स्माइल आ रही थी। शाम के समय प्रतिभा और रिद्धि दोनों बैठकर कुछ पढ़ रही थी। वही अनु और आरोही दोनों को कब से घूरे जा रही थी। जब आरोही से नहीं रहा गया तो उसने कहा, अरे यार, तुम दोनों कितनी देर से पढ़ रहे हो, आज ही तो आए हैं हम, चलो ना हम सब बाहर गुरुकुल घूम कर आते हैं। अनु ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार चलो ना। उन दोनों के इतना बोलने पर वो दोनों भी जाना के लिए तैयार हो गए। वो लोग अपने निवास से निकलकर बाहर गया तभी वहां पर उन्होंने कुछ विद्यार्थियों की भीड़ देखी तो अनु ने पूछा, ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्या यहाँ पर कुछ खास है? चलो देखते हैं चल के। फिर वो लोग वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि एक गोले के बीच में दो लोग आपस में युद्ध कर रहे थे। उनमें से जो देखने में काफी ताकतवर पहलवान लग रहा था वो युद्ध जीत गया। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या और कोई मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो वो सामने आए। पर कोई भी सामने नहीं आया क्योंकि किसी में भी हिम्मत ही नहीं थी। जब कोई सामने नहीं आया तो उसने उस हरे हुए व्यक्ति के पास जाकर कहा, तुम हार गए हो तो अब शर्त के मुताबिक तुम्हारा ये जादुई कड़ा मेरा हुआ। इतना बोल के उसने वो कड़ा इस व्यक्ति से छीन लिया। ये है दूसरे वर्ष के विद्यार्थी रंजीत, इनकी तलवार की युद्ध कला में निपुण, इसीलिए ये हर किसी को युद्ध करने को बोलते रहते हैं। इन्हें बहुत घमंड है अपनी कला पर। कोष्टक। फिर उसने सभी को ललकारते हुए कहा, अगर है किसी में हिम्मत तो सामने आया और दाव पर अपनी अनमोल चीज लगाकर मेरे साथ युद्ध करे। जो भी जीतेगा उसे मैं अपनी वो सभी चीजें एक साथ रखी थी उन्हें दिखाकर जीती हुई सभी चीजें दे दूंगा। रंजीत सबको चुनौती दे रहा था कि अगर किसी में हिम्मत है तो आए आगे और मैदान में आकर मुझसे मुकाबला करे। जब कोई नहीं आता तो उसे अपने आप पर बहुत घमंड होता है। वो उसी में बोल देता है, तुम में से जो भी मुझे हराएगा उसे मैं अपनी मुकाबले में जीती हुई सभी चीजें दे दूंगा। प्रतिभा ने जब उन सामानों को देखा तो उसकी नज़र उनमें ही रखी एक वस्तु पर पड़ी जो उसे बहुत आकर्षक लग रही थी और वो दूर से ही चमक रही थी। उसने उसके बारे में नीरा अंगूठी से पूछा, नीरा अंगूठी उन सामानी में रखी वो नीली चमकदार चीज़ क्या है? तो नीरा अंगूठी ने जवाब दिया, मालकिन मैं इतनी दूर से तो इसके बारे में आपको एकदम सटीक जानकारी नहीं दे सकती, पर आपको ये बता सकती हूँ कि ये किसी बहुत ही शक्तिशाली हथियार का हिस्सा है और इसके बिना वो हथियार अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आपको इसे अपने पास लाना चाहिए ताकि मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से बता सकूं। इतनी बात तो पक्की है कि अगर सिर्फ ये इतना शक्तिशाली है तो जब ये उस हथियार के साथ मिलेगा तो वो हथियार कितना शक्तिशाली हो जाएगा। ये जानने के बाद प्रतिभा कुछ सोचने लगी। वही रंजीत देखा कि कोई नहीं आगे आ रहा तो उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, सब के सब डर गए? मुझसे किसी में भी शक्ति नहीं है मुझसे लड़ने की। तुम लोगों में तो राज परिवार के भी लोग हैं ना, तो क्या यहाँ पर कोई भी बहादुर नहीं है? क्या तुम्हारे कुल में डरना ही सिखाया गया है? ये सुनकर वहां पर सभी लोगों को गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने अभी ही कुछ देर पहले का युद्ध देखा था और उसमें रंजीत ने उस दूसरे लड़के की बहुत बुरी हालत की थी और साथ ही उसका जादुई व कीमती कड़ा भी ले लिया था। तभी वहां पर उस भीड़ में से एक आवाज आई, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। सुनकर सब उस तरफ देखने लगे जहां प्रतिभा खड़ी थी और उसके सामने से सब हटने लगे। ये सुन के उसके पास खड़ी आरोही ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है ये रंजीत कितना खतरनाक है और इसकी शर्त के मुताबिक लड़ना तो और भी बुरा है। प्रतिभा ने रिद्धि और अनु को देखा तो उन दोनों के भी आंखों में ये ही सवाल था। ये देखकर प्रतिभा ने उन तीनों को शांत रहने का इशारा किया और फिर भीड़ में से निकलकर सबके सामने आते हुए अपने सीरियस फेस के साथ कहा, तुमसे ऐसा किसने कहा कि हमें डरना सिखाया गया है ना कि लड़ना?
जब सबने देखा कि रंजीत को चुनौती देने वाली एक छोटी सी लड़की है तो सबको लगा कि ये लड़की पागल है और शायद सिर्फ सबकी नज़रों में आने के लिए ये सब कर रही है। रंजीत ने पहले प्रतिभा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अब मेरे साथ एक छोटी सी लड़की मुकाबला करेगी, क्या बात है? अरे तुम रहने दो, वरना क्या फ़ायदा, तुम्हारा ये जो खूबसूरत सा चेहरा है वो खराब हो जाए। उसकी इस बात पर रंजीत के साथ साथ उसके साथी और दोस्त भी हंसने लगे। ये सब देखकर अनु को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, ये अपने आप को समझता क्या है कि किसी से भी जीत जाएगा। इसकी तो। अनु आगे जाती उससे पहले ही रिद्धि ने उसे रोकते हुए कहा, ये तू क्या कर रही है? और अगर प्रतिभा ये सब कर रही है तो उसने जरूर कुछ सोचा ही होगा, क्योंकि जितना मैंने उन्हें जाना है वो कभी बिना सोचे कुछ नहीं करेगी। अनु को भी उसकी बात सही लगी, इसलिए वो रुक गई। तभी आरोही ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन अगर प्रतिभा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो अभी नहीं जानती कि रंजीत कितना शक्तिशाली है। तो अनु ने आरोही से कहा, जानती तो अभी तुम नहीं हो कि प्रतिभा क्या कर सकती है और क्या नहीं। वो अपनी शक्तियों के बिना भी इस रंजीत को क्या इसके 10 से 10 को हरा दे। प्रतिभा को रंजीत के उसका मजाक उड़ाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, क्यों, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि ये छोटी सी लड़की कहीं तुम्हें हरा ना दे? ये सुन के सभी शांत हो गए और रंजीत को इसमें अपनी बेइज्जती लगी तो उसने गुस्से में कहा, फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा, लेकिन तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए क्या है? तो प्रतिभा ने अपना चांदी का खंजर निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, ये काफी है या और कुछ भी चाहिए? उस खंजर को देखकर रंजीत की आंखें चमक गई। उसके लिए तुरंत तैयार हो गया और कहा, ठीक है, वैसे ये खंजर तुम्हारे पास अच्छा नहीं लगता, पर कोई बात नहीं, कुछ देर के बाद ये मेरा ही होगा। प्रतिभा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें पता है न कि आत्मविश्वास तो अच्छा होता है पर ज्यादा नहीं, कभी कभी वही इंसान को ले डूबता है। रंजीत ने बिना उसकी बात पर ध्यान दिए कहा, तुम्हें इस मुकाबले के नियम तो पता है या फिर बताऊं? तो प्रतिभा ने कहा, उसकी जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने हथियारों से ही मुकाबला करेंगे। फिर वो दोनों आमने सामने खड़े हो गए और रंजीत ने उससे पूछा, तुम्हें कौन से हथियार से लड़ना है? तो प्रतिभा ने उससे कुछ बोलने की जगह सीधे अपनी तलवारें निकल ली। ये देखकर रंजीत ने भी अपनी तलवार निकाल ली और प्रतिभा पर हमला करना चालू कर दिया, लेकिन अभी प्रतिभा उस पर हमला नहीं कर रही थी, वो केवल अपना बचाव कर रही थी, जिसे देखकर सबको लगा कि वो रंजीत के हमले को प्रतिभा संभाल नहीं पा रही है, इसलिए वो उस पर हमला नहीं कर पा रही। ये मुकाबला सभी लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे, उन्हीं में सूर्यनगर के राजकुमार अजय भी थे। वैसे पहले तो वो खुद रंजीत को हराने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उससे पहले ही प्रतिभा ने उसे चुनौती दे दी थी। रंजीत ने प्रतिभा पर हमला किया तो उसने अपने आप को बचाते हुए उसके पेट पर एक लात मारी, जिससे वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए पीछे हो गया। ये देखकर सब हैरान रह गए कि इस लड़की में इतनी ताकत है कि उसने रंजीत जैसे बाहुबली को पीछे धकेल दिया। रंजीत को अब गुस्सा आने लगी कि वो इस लड़की को अभी तक हरा क्यों नहीं पा रहा है। वो गुस्से में अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ा तो प्रतिभा नीचे जमीन पर बैठ गई और ध्यान से उसकी हर एक मूवमेंट को देखने लगी, ताकि वो अच्छे से समझ सके कि रंजीत आगे क्या करने वाला है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रतिभा क्या करने वाली है। रंजीत जैसे ही उसके पास आया, प्रतिभा ने तुरंत खड़े होकर एक हाथ में पकड़ी तलवार से उसके हमले को रोका और अपनी दूसरी तलवार के पीछे वाले हिस्से से उसके कंधे पर वार किया, जो बहुत ही सटीक था। रंजीत को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। प्रतिभा के हमले से उसका कंधा नीचे झुक गया और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। प्रतिभा ने बिना देरी किए घूमकर फिर से अपनी तलवार के पीछे के हिस्से से उसकी पीठ पर वार किया, तो वो खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। ये देख के सभी की आंखें हैरानी में फैल गई। अब सबको समझ आया कि प्रतिभा तो बस इतनी देर से रंजीत को थका रही थी ताकि सही समय पर वो उस पर वार कर सके। रंजीत अपने घुटनों के बाल बेटा था और एक हाथ से अपना कांधा पकड़ा था। फिर उसने हिम्मत करके खड़े होकर दोबारा प्रतिभा से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब वो प्रतिभा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं रहने वाला था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हमले करना शुरू कर दिए, तो हमारी प्रतिभा भी कम नहीं थी, उसने भी उसके हर एक हमले का जवाब एक ताकत भर हमले से दिया। अब सभी को उन दोनों की लड़ाई में बहुत ही मजा आने लगा। अब सब बड़ी ही दिलचस्पी से देख रहे थे। कुछ देर के बाद रंजीत पूरा पसीने में नहा चुका था और हाफ भी रहा था। वही प्रतिभा के चेहरे पर एक भी सिकंद नहीं थी, उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रंजीत पर था।
रंजीत ने एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से उस पे हमला किया तो प्रतिभा ने नीचे बैठ के उसके पैरों पर अपने पैर से वार किया और उसे गिर दिया। वो मुंह के बल जाके जमीन पर गिरा और खुद खड़ी हो गई। ये सब बहुत जल्दी हुआ। ये देखकर तो देखने वालों के मुंह खुले रह गए। रंजीत जब बहुत देर तक रंजीत नहीं हिला तो सब देखा कि रंजीत बेहोश हो चुका था, जिसका सीधा मतलब था कि ये मुकाबला प्रतिभा जीत चुकी है। जब सबको समझ आया तो सब तालियां बजाने लगे। अब शर्त के मुताबिक रंजीत की जीती हुई सभी वस्तुएं प्रतिभा की हुई तो प्रतिभा ने उन्हें लेने से मना कर दिया और उन सबको वापस उनके मालिकों को देने के लिए कहा। पर प्रतिभा ने उससे पहले सिर्फ उस चमकदार वस्तु को ले लिया था। प्रतिभा अनु, रिद्धि और आरोही के पास गई तो अनु ने खुशी के साथ कहा, देख मैंने कहा था ना कि प्रतिभा ही जीतेगी, आखिर मेरी दोस्त हार कैसे सकती है। तभी आरोही ने प्रतिभा से अपनी पलकें झपकते हुए कहा, प्रतिभा क्या तुम मुझे भी अपनी तरह ही युद्ध के तरीके सिखा सकती हो। तो प्रतिभा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें इसके लिए इतना मासूम चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। फिर वो लोग वापस जाने लगे। तभी रिद्धि ने प्रतिभा के कान में घिरे से उसे छेड़ते हुए कहा, अब हमें समझ आया कि आखिर क्यों राजकुमार रुद्र आपसे इतना प्यार करते हैं। ये सुन के प्रतिभा की नजरों के सामने रुद्र का चेहरा आ गया। फिर उसने रिद्धि को घूरकर देखा तो वो बस हंस दी। उन दोनों को ऐसे देखकर अनु और आरोही ने एक दूसरे को देखा। फिर उनसे पूछा, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। तो रिद्धि ने उनसे कहा, ये आप दोनों बच्चों के मतलब की बात नहीं है। ये सुन के दोनों ही गुस्से में रिद्धि को देखने लगी तो प्रतिभा ने कहा, अच्छा ठीक है, हो गया बस, अब चलो सब। फिर वो लोग वापस अपने आवास लौट गए। प्रतिभा और उसकी तीनों दोस्त अपने आवास पर पहुंच गए तो प्रतिभा वहां से सीधा अपने कमरे में चली गई। अनु को लगा कि शायद वो थक गई होगी, इसलिए वो सीधे अपने कमरे में चली गई, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो भी मिनी के साथ अपने कमरे में चली गई। प्रतिभा ने कमरे में आकर पहले अपने कपड़े बदले, फिर उसने अपने पास से वो चमकदार चीज निकली जो उसने ली थी। सिम्बा भी बड़े गौर से उसे देख रहा था। उसने पूछा, मालकिन ये क्या है, ये तो काफी शक्तिशाली लग रहा है, इसकी प्रवाहित हो रही ऊर्जा को मैं महसूस कर सकता हूँ, पर आपने इसे क्यों लिया था। तो प्रतिभा ने उसे नीता अंगूठी की बातें बताई। फिर प्रतिभा ने उसे ध्यान से देखा तो वो किसी तरह की एक यूनिक डिजाइन में नीले रंग के हीरो से बना था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इसे कहीं देखा है, पर कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। उसने नीरा अंगूठी से पूछा, नीरा ये आखिर है किस हथियार का हिस्सा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ याद ही नहीं आ रहा। नीरा अंगूठी ने कहा, मालकिन मैंने उसकी शक्तियों की जांच की तो मुझे पता चला है कि भी आपकी तलवार और लॉकेट की तरह समुद्र की रानी से जुड़ हुआ है। उसकी इस बात पर सिम्बा ने भी जब उस वस्तु को जांचा तो उसने भी कहा, हाँ मालकिन, इसमें बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा आ रही है जैसी आपके लॉकेट में से आती है। ये सुनकर वो सोचने लगी, तभी उसे याद आया कि उसने इसे कहाँ देखा था। उसने तुरंत अपने लॉकेट में से अपनी दोनों तलवारों को उनके बॉक्स के साथ निकाला। उसने उस बॉक्स को देखा तो उनके ऊपर बनी आकृति बिल्कुल उसके हाथ में रखी वस्तु की ही जैसी थी। उसने अपनी दोनों तलवारों को निकाला तो उनमें से बिल्कुल वैसी ही आकृति की जगह दोनों तलवारों पर थी, पर आधी एक तलवार पर तो आधी दूसरी पर। जब उन दोनों तलवारों को पास ले तब जाके वो आकृति बनती। प्रतिभा ने आज से पहले कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि क्यों उसकी दोनों तलवार का ये हिस्सा खाली है। उसे लगा था कि ये शायद ये कोई डिजाइन होगी। प्रतिभा ने भी उन दोनों तलवारों को पास लाया और उन पर वो वस्तु को रख दिया। उसके ऐसा करते ही वो वस्तु और दोनों तलवारों चमकने लगी और अपने आप ही उस वस्तु के दो हिस्से हो गया और वो दोनों तलवारों पर उनके स्थान पर लग गई। अब वो दोनों आकृतियां साफ दिख रही थी। प्रतिभा ने जब उसे ध्यान से देखा तो वो दोनों आकृति किसी ड्रैगन की थी। ये देखकर प्रतिभा को हैरानी हुई। अब उसकी तलवारों की रोशनी बढ़ती ही जा रही थी। वो नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और तलवारें अपने आप ही हवा में उड़ने लगी। फिर अचानक ही वो दोनों तलवारें नीचे गिर गई और वो जादुई नीली रोशनी भी कहीं गायब हो गई। ये देखकर प्रतिभा ने कहा, ये क्या हुआ तलवारों के साथ, और ये ऐसे अचानक बीच में रुक क्यों गया। तो नीरा अंगूठी ने कहा, मालकिन ये तलवारें जल तत्व की है तो इनकी पूरी ताकत को जागृत करने के लिए अधिक मात्रा में जल तत्व की जरूरत होगी। प्रतिभा ने कहा, अब मैं यहाँ पर जल तत्व कहाँ से लेकर आऊं, वो भी अधिक मात्रा में। तो सिम्बा ने कहा, मालकिन अधिक मात्रा में जल तत्व है और गुरुकुल के बिल्कुल पास में। ये सुनकर प्रतिभा ने उससे पूछा, कहाँ पर है।
तो सिम्बा ने जवाब दिया, हम जब यहाँ आते थे तब गुरुकुल के दाएं तरफ थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी और मुझे उस नदी का जल काफी शक्तिशाली भी लगा। तो आप वहां पर जाकर अपनी तलवारों की पूर्ण रूप से शक्तियां जागृत कर सकती है। तभी नीरा अंगूठी ने कहा, और मालकिन आप रात के समय पूर्णिमा को जाना क्योंकि रात और पूरे चांद की रोशनी में जल सबसे शक्तिशाली होता है। तो प्रतिभा भी मन गई और फिर अपनी तलवारों को वापस रखकर वो सोने चली गई। अब उसे इंतजार करना था क्योंकि 2 दिन बाद पूर्णिमा थी। एक अनजान जगह पर चारों तरफ अंधेरा था, बस थोड़ी सी ही रोशनी आ रही थी। वहीं पर एक औरत जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने थे वो वहां पर सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे के कारण दिख नहीं पा रहा था। अचानक उस औरत ने अपनी आंखें खोली, फिर उसने कहा, लगता है वो आ गई है। मैंने उसकी तलवार की शक्तियां महसूस की पर अचानक ही वो बीच में खत्म हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढ ही लूंगी कि वो कौन है और कहाँ है। फिर उसने हंसते हुए कहा, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह प्रतिभा और रिद्धि दोनों कब से तैयार होकर बैठे थे और अपने सामने अनु और आरोही को जल्दी जल्दी करते हुए देख रहे थे। दोनों को उन पर हंसी भी आ रही और तरस भी। प्रतिभा ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि सिर्फ अनु ही है जो हर बार लेट हो जाती है, पर आरोही तुम तो उससे भी 2 कदम आगे निकली यार। रिद्धि ने भी कहा, हम तुम्हें कब से उठा रहे थे पर मजाल जो तुम थोड़ा सा भी जिले हो, अंत में हमें तुम्हारे ऊपर पानी डालना पड़ा। आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती कि मुझे आती ही इतनी नींद है, और फिर मेरे लिए दुनिया में सबसे पहले मेरी नींद और मैं फिर कोई और चीज। उन सब सफेद रंग की पोशाक पहनी थी जो पंच तत्व गुरुकुल के विद्यार्थी होने की पहचान थी। वो पोशाक घुटनों तक लंबी थी और उसके नीचे व्हाइट लेगी की तरह था, जिससे उन लोगों को लड़ने, युद्ध करने या अभ्यास करने में कोई दिक्कत न हो। उन्हें उसकी बातों से ज्यादा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ रही थी। फिर वो चारों तैयार होकर आज अपनी गुरुकुल के पहले दिन के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जब गुरुकुल के मैदान में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उन्हें अपने विषय चुनने हैं। हर किसी को अपने दोनों वर्षों में 5-5 विषय चुनने होते थे, जिनमें से एक तो उनके तत्व का होता था और दूसरा युद्ध कला को, बाकी उनको 3 अन्य विषय खुद चुनने होते थे। तो प्रतिभा ने अपने तीसरे विषय में चिकित्सा और चौथे में प्रकृति को चुना। बाकी लोगों के पास प्रकृति तत्व की शक्ति में सिर्फ किसी एक प्रकृति से संबंधित तत्व की होती थी, इसलिए उन्हें प्रकृति के विषय में उनकी शक्तियों के साथ में उन्हें प्रकृति के साथ रहना सिखाते थे। अनु ने तीसरा विषय क्रिएशन और चौथा चित्रकला को चुना। आरोही के पास आकाश तत्व की शक्तियों में से एक शक्ति थी, उसने भी क्रिएशन और चित्रकला को चुना क्योंकि उसके पास अन्य शक्ति में क्रिएशन की शक्ति थी जो कि अनु के पास भी है। रिद्धि के पास विजय की तरह ही बर्फ तत्व की शक्ति थी और अन्य तत्व में पुष्पों की, इसलिए उसने तीसरा विषय प्रकृति और चौथा चिकित्सा को चुना क्योंकि उसे भी वैद्य विद्या में रुचि थी। फिर चारों ने अनु के कहने पर अपना 5वां विषय नृत्य कला को चुना, ताकि वो लोग एक विषय में तो साथ रह सके। उन लोगों को सबसे पहले अपने तत्व की कक्षा में जाना था, तो वो सभी एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने तत्व की कक्षा में चले गए। प्रतिभा की कक्षा वायु तत्व की थी, इसलिए उसे वायु तत्व की कक्षा के लिए गुरुकुल के उस हिस्से में जाना था जहां पर सबसे ज्यादा हवा चलती थी। प्रतिभा ने वहां पर जाकर देखा तो वहां सभी विद्यार्थी उपस्थित थे और वायु गुरु के आने का इंतजार कर रहे थे। प्रतिभा जब वहां पर गई और सीधे जाके एक खाली स्थान पर बैठ गई, तभी वहां पर वायु गुरु आए तो सभी उनके सम्मान में खड़े हो गए। ये देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सभी वापस अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आप सभी का स्वागत है हमारी वायु तत्व की कक्षा में। तो आज से आप सभी की कक्षाएं प्रारंभ होती है। इसके बाद उन्होंने सभी को पहले वायु तत्व के बारे में बताया। कुछ विद्यार्थी तो उनकी बातों से बोर हो गए थे, कुछ सुन रहे थे, पर प्रतिभा उनकी हर बात को सिर्फ बड़े ध्यान से सुन ही नहीं बल्कि अपने दिमाग में उन्हें अच्छे से समझकर बसा भी रही थी, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता था कि वायु गुरु ये सभी बातें सिर्फ किताबों के ज्ञान से नहीं बल्कि अपने अनुभव से भी दे रहे थे। वायु गुरु ने अपनी बातें खत्म करने के बाद सभी से कहा, तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि आप सभी की शक्तियाँ कितने स्तर तक है, ताकि हम उसी प्रकार आप सभी की अपने स्तर को बढ़ाने मदद कर सके। फिर एक एक करके सभी सामने आते और वायु गुरु उन्हें एक घेरे में खड़े होने को बोलते। उसमें खड़े होते ही उनके चारों ओर तेज वायु घूमने लगती और फिर उनके स्तर को वायु गुरु बता देते। प्रतिभा थोड़ा पीछे बैठी थी, इसलिए उसका नंबर सबसे अंत में आया।
जब उसकी बारी आई तो उसने भी सभी की तरह सबसे पहले अपना नाम बताया। फिर वायु गुरु के इशारे पर वो उस घेरे में खड़ी हो गई। उसके खड़े होने पर सब उसे देखने लगे, पर कुछ देर के बाद भी कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर प्रतिभा को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी शक्तियों का स्तर गिरा हुआ तो बिल्कुल नहीं है। कुछ न होता देखकर वायु गुरु को भी अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने परीक्षा में प्रतिभा की शक्तियों का प्रदर्शन देखा था। उसके हिसाब से तो उसकी शक्तियां उच्च स्तर पर होनी चाहिए, फिर अभी ऐसा क्यों हो रहा है उन्हें नहीं समझ आ रहा था। कुछ न होता देख के एक लड़की जिसकी शक्तियों का स्तर 7 था, जो कि सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा और सभी में दूसरे स्थान पर था, उसने प्रतिभा का मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है इसकी शक्तियों का स्तर इतना निम्न है कि वायु घेरा तक नहीं बन रहा। उसकी बात पर सभी हंसने लगे तो प्रतिभा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी उसके लिए इन लोगों को जवान देने से ज्यादा ऐसा क्यों हो रहा है जानना जरूरी था। वो अपने कदम को उठाकर बाहर निकलने ही वाली थी कि वहां पर बहुत तेज हवाएं चलने लगी और तेज हवाओं ने सफेद चमकदार रोशनी के साथ उसे चारों तरफ से घेर लिया। तो ये देख के सभी हैरान हो गए और वायु गुरु के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उनका अंदाजा गलत नहीं था। तभी सबने देखा कि प्रतिभा को उन तेज हवाओं ने ऐसा घेरा कि उन हवाओं ने उसे जमीन से 10 मीटर ऊपर तक उठा दिया था। ये देख के वायु गुरु की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई नया छात्र ऐसा कर सका हो। कुछ देर के बाद वो हवाएं घिरे होने लगी और प्रतिभा बड़े आराम से नीचे धीरे से उतर गई। फिर उसने अपनी आंखें खोलकर सबको देखा तो सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रहे थे, जिसे उसे असहज लगने लगा। तो उसने वायु गुरु की तरफ देखा तो वो भी अपनी आंखों में चमक लिए उसे देख रहे थे। अब तो उसे और अजीब लगने लगा, पर फिर उसने वायु गुरु से पूछा, मेरी शक्तियों का स्तर क्या है वायु गुरु? पर वो तो जैसे कुछ और ही सोच में खोए थे। प्रतिभा ने फिर से पूछा, हल्की तेज आवाज में पूछा। तब उन्होंने खुशी के साथ कहा, आपकी शक्तियों का स्तर 11 है, जो अब तक किसी का नहीं है। तो प्रतिभा को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने मेहनत और अभ्यास ही इतना किया था। वायु तत्व की कक्षा खत्म होने के बाद वो चिकित्सा की कक्षा में चली गई, जो गुरुकुल की चिकित्सा प्रयोगशाला में थी। वहां पर उसे एक जगह पर रिद्धि बैठी हुई दिखी तो वो उसी के पास चली गई। रिद्धि भी उसी का इंतजार कर रही थी। फिर वहां पर चिकित्सा की गुरु आए और आज पहला दिन होने के कारण उन्होंने सभी को चिकित्सा विज्ञान के बारे में जानकारी दी। वैसे प्रतिभा ने तो अपने पिछले जन्म में पूरी डॉक्टर की डिग्री ली थी, लेकिन वो यहाँ के चिकित्सा ज्ञान के बारे में भी जानना चाहती थी। ऐसे ही उनकी वो कक्षा भी खत्म हुई तो वो दोनों साथ ही में नृत्य कक्षा के लिए चली गई। वहां पर उन्हें अनु और आरोही मिले। उनके आते ही अनु और आरोही ने एक्साइटेड होते हुए उन्हें अपनी अपनी कक्षाओं के बारे में बताया। तभी आरोही ने उनसे उनके शक्ति स्तर के बारे में पूछते हुए कहा, मेरा शक्ति स्तर 5 है, तुम लोगों का क्या है? तो रिद्धि ने बताया, मेरा स्टार इस समय 7 है। अनु ने भी कहा, मेरा अभी शक्ति स्तर 8 है। तो आरोही अविश्वास से उसे देखने लगी। फिर जब प्रतिभा की बारी आई तो अनु ने कहा, मुझे पूरा यकीन है प्रतिभा का शक्ति स्तर 8 या 9 होगा। आरोही ने प्रतिभा की तरफ देखते हुए पूछा, सच में क्या तुम्हारा स्तर ये है? तो प्रतिभा ने अपना सरना में हिला दिया। ये देखकर अनु का चेहरा उतार गया, क्योंकि उसे यकीन था कि प्रतिभा का शक्ति स्तर कम नहीं हो सकता। उसका उतरा हुआ चाहत देखकर प्रतिभा ने हल्का हंसते हुए कहा, हाँ मेरा शक्ति स्तर 9 नहीं है, क्योंकि मेरा शक्ति स्तर 11 है। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो गई। रिद्धि ने कहा, प्रतिभा तुम्हें पता है आज तक सिर्फ राजकुमार रुद्र ही इसे थे जिनका नए छात्र में शक्ति स्तर 12 था, और उनके बाद अब तुम्हारा है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि एक 5-6 लड़कों और लड़कियों के एक ग्रुप उनके पास आ गया और उनमें से जो उनकी लीडर थी उसने आगे आकर उनसे कहा, तुम लोग नए हो ना? तो आरोही ने उन्हें हाँ बोल दिया। तो उसने दोबारा कहा, मेरा नाम रागिनी है, मैं यहाँ की दूसरे वर्ष की छात्रा हूँ और तुम लोगों से बड़ी, तो इस नाते तुम लोगों का फर्ज बनता है हमारी बात मानने का। नृत्य कक्षा में नए और पुराने दोनों तरह के विद्यार्थी एक साथ ही नृत्य सीखते थे। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये सुनकर अनु ने धीरे से प्रतिभा से कहा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ भी सीनियर जूनियर की रैगिंग करते हैं। रागिनी ने जब अनु को प्रतिभा के कान में कुछ बोलते हुए देखा तो उसने कहा, तुम, अनु की तरफ इशारा करके, तुम यहाँ आओ। जब अनु ने उसे खुद को बुलाते देखा तो पहले उसने प्रतिभा को देखा, फिर रिद्धि और आरोही को, उसके बाद वो आगे चली गई। रागिनी ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, जब तक नृत्य गुरु नहीं आती तब तक तुम हम सबका मनोरंजन करोगी।
तुम्हें नृत्य करना तो आता ही होगा या, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, फिर ऐसे ही तुमने नृत्य विषय को चुन लिया। तो उसके चमचे और चमचिया भी अनु का मजाक उड़ाने के लिए हंसने लगे। अनु ये सब आराम से सुन रही थी क्योंकि उसे नृत्य बहुत अच्छा आता था और उसे इस बात पर पूर्ण आत्मविश्वास था। तो उसे उसकी कोई भी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रतिभा को पहले डांस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर अनु के मिलने के बाद उसके जिद करने पर प्रतिभा ने डांस सीखा था सिर्फ उसके लिए, और प्रतिभा जब कोई काम सीखती थी तो अच्छे से ही सीखती थी, इसलिए वो एक बेस्ट क्लासिकल डांसर थी और अनु भी। वैसे तो दोनों को सभी डांस स्टाइल आते हैं। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। आरोही ने परेशान होकर प्रतिभा से कहा, प्रतिभा, ये लोग अनु को अब बहुत परेशान करेंगे, तुम कुछ तो करो। तुम्हें नहीं पता कुछ दिनों पहले इन्होंने एक नई लड़की आई थी, उसे इतना ज्यादा परेशान किया कि उस बेचारी ने अपना विषय तक बदल लिया था। ये अनु की भी बेइज्जती करेंगे। ये सुनकर रिद्धि ने भी कहा, हाँ प्रतिभा अब तुम ही कुछ करो, अनु तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना। उन दोनों को इतना परेशान होते देख प्रतिभा ने शांत भाव से कहा, पहले तुम दोनों परेशान होना बंद करो, और जहाँ तक बात रही अनु की तो मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो उन लोगों में से नहीं है जो किसी के परेशान करने पर वो डर कर भागने वालों में से नहीं है। और अगर इनमें से किसी ने भी अनु को जरा सा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो इनमें से किसी को भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सब बोलते हुए प्रतिभा के आसपास की आभा अपने आप ही एकदम ठंडी हो चुकी थी। उसके पास खड़ी आरोही और रिद्धि इस बात को आसानी से महसूस कर सकते थे। आरोही को तो अब हल्का हल्का प्रतिभा से भी डर लग रहा है। अनु ने भी अब मजे लेते हुए रागिनी के सामने नाटक करते हुए कहा, आप जो बोलेंगी वो मैं मानती हूँ, पर आप मुझे कुछ करना मत। उसे यूं डरता देख रागिनी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम चाहती हो कि हम कुछ न करें तुम्हारे साथ तो फिर तुम हमें नाराज मत करो और बिना देर किए नाचना शुरू करो। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम कितना नाचना जानती हो। तो अनु ने अपना सर डरते हुए हाँ में हिला दिया। उसे डरता देख आरोही ने प्रतिभा से कहा, तुमने तो कहा था अनु डरकर भागती नहीं है, तो अब वो क्यों डर रही है। तो प्रतिभा ने बस उसे शांत रहकर आगे के तमाशा देखने को कहा। रागिनी के इशारे पर उसके ही एक चमचे ने संगीत चालू कर दिया तो सभी की नजरें अब बीच में खड़ी अनु पर थी। अनु ने पहले तो हल्का घबराने की एक्टिंग की, फिर अचानक संगीत के साथ साथ नाचना शुरू कर दिया। उसको इतना अच्छे से डांस करते देखकर सब हैरान हो गए। अनु की नृत्य खत्म होते ही वहां पर सब तालियां बजाने लगे, जो रागिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन वो कुछ करती उससे पहले ही नृत्य गुरु की आवाज आई। वहां क्या प्रदर्शन था, नए विद्यार्थियों ने तो आते ही कमाल कर दिया। ये सुन के सब ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे नृत्य गुरु खड़ी थी। उन्होंने आकर अनु के नृत्य की तारीफ की, फिर रागिनी और उसके ग्रुप की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग सुधरोगे नहीं, फिर से नए विद्यार्थियों को परेशान करने लगे। अगर मुझे दोबारा तुम लोग किसी को परेशान करते हुए मिले तो मैं तुम्हारी शिकायत महागुरु से करूंगी। अब वापस अपने अपने स्थान पर जाओ। उनकी डांट सुन के वो लोग जाने लगे, पर रागिनी ने जाते जाते अनु के कान में कहा, तुम्हारी वजह से हम डांट पड़ी है, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर वो वहां से चली गई। इसके बाद नृत्य गुरु ने सबको नृत्य के प्रकारों के बारे में बताया। उनकी कक्षा खत्म होने के बाद प्रतिभा और बाकी तीनों ने अपनी बची हुई दोनों कक्षाओं को पूर्ण किया, फिर वो अपने आवास पर चले गए। आवास के अंदर आते ही आरोही और अनु तो आराम करने के लिए इसे बैठ गए जैसे उन्होंने कोई पहाड़ तोड़ दिया हो। ये देख के प्रतिभा और रिद्धि ने लाचारी में एक दूसरे को देखा, फिर अपना अपना सर हिला दिया। वो दोनों ही सीधा अपने कमरे में चली गई। अगले दिन भी वो चारों अपनी अपनी कक्षाओं के लिए निकल जाती है। ऐसे ही उनकी चारों कक्षाएं पूर्ण हो जाती है, बस एक आखिरी युद्ध कला की बची थी। वो चारों युद्ध कला की कक्षा के लिए मैदान में आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। युद्ध कला के गुरु ने आकर सभी से कठोर आवाज और सीरियस चेहरे के साथ कहा, कल हमने आपको युद्ध के प्रारंभिक तत्वों के बारे में बताया था। आज हम ये देखना चाहते हैं कि किसमें युद्ध की कितनी क्षमता है, कितनी समझ है। इसलिए पहले आप सब अपनी अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करना होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो सबने एक साथ बिना एक पल गवाए कहा, जी गुरु हम तैयार हैं। क्योंकि सभी को सिर्फ कल भर में पता चल गया था कि युद्ध कला के गुरु बहुत ही कठोर और अनुशासन वाले व्यक्ति है। उन्हें फालतू बकवास बिल्कुल पसंद नहीं है और न ही उनके सामने कोई बकवास कर सकता है। इसलिए सब उनके सामने शांत रहते हैं और उनसे थोड़ा डरते भी है।
सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि बाकी गुरु भी उनसे थोड़ा थोड़ा डरते थे क्योंकि वो ही पूरे गुरुकुल के अनुशासन प्रमुख थे। महागुरु की अनुपस्थिति में गुरुकुल की सारी देख रेख ये ही करते हैं। कोष्टक। फिर उन्होंने कहा, लेकिन आप सब न ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और न ही हथियार का। ये सुन के सब चौंक गए कि वो अपनी शक्ति या हथियार के बिना कैसे लड़ सकते थे। तो उन्होंने बताया, आप सभी को केवल अपनी शारीरिक शक्ति का ही प्रयोग करना है। ये सुनकर अब सबको समझ आ गया। फिर गुरु के कहने पर वो सब पीछे होकर बैठ गया। फिर उन्होंने एक विद्यार्थी को आगे बुलाया और उसे बीच में खड़े होने को बोला। फिर सबसे कहा, आप सभी को दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों से मुकाबला करना है। उनके इतना बोलने पर दूसरे वर्ष के विद्यार्थी वहां आ गए। फिर उनके इशारे पर उनमें से एक दूसरे वर्ष का विद्यार्थी भी बीच में आ गया। फिर उनके बोलते ही दोनों में मुकाबला शुरू हो गया। उन दोनों के मुकाबले में दूसरे वर्ष का विद्यार्थी जीत गया। फिर अगली बारी राजकुमार अजय की थी। उसमें जब राजकुमार अजय जीता तो सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगी, उनमें आरोही भी थी। ये देख के अनु ने मुंह बनाकर कहा, एक छोटा सा मुकाबला ही तो जीता है, कौन सा कोई पहाड़ तोड़ दिया है जो सब लड़कियां मारे जा रही है। ऐसे ही आधे विद्यार्थियों के बाद रिद्धि की बारी आ गई तो रिद्धि ने भी अच्छे से मुकाबला किया। उसके बचाव के तरीके बहुत अच्छे थे। फिर आरोही की बारी आई तो उसका मुकाबला एक लड़के से था और उसके वार बहुत तेज थे, जिसके कारण आरोही उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। हारने के कारण उसका चेहरा उतर गया तो अनु ने उससे कहा, कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया और इस बार नहीं तो अगली बार तुम जरूर जीत जाएगी। तो आरोही ने हाँ में सर हिला दिया। तभी प्रतिभा ने कहा, आरोही तुम्हारे हमले तो सही है पर तुम्हारे बचाव बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हें अपने बचाई के तरीके पर ध्यान देना चाहिए और अगर तुम चाहो तो इसमें रिद्धि की मदद ले सकती हो, क्योंकि मैंने देखा रिद्धि के बचाव बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली है। तो आरोही ने कहा, ठीक है, मैं जरूर ध्यान दूंगी और देखना अगली बार जरूर जीतूंगी। फिर जब कुछ ही लोग बचे थे तब प्रतिभा की बारी आ गई। प्रतिभा का मुकाबला दूसरे वर्ष के विद्यार्थी रविंद्र से था, जो एक पहलवान के परिवार से ताल्लुक रखता था, इसीलिए हमेशा से उसके शारीरिक बल की प्रतियोगिता में वो ही जीतता था। रविंद्र को देखकर सबने सोच लिया, ये मुकाबला तो वो ही जीतने वाला है। प्रतिभा और रविंद्र आमने सामने खड़े हो गए और फिर उनका मुकाबला शुरू हो गया। मुकाबला शुरू होते ही रविंद्र ने प्रतिभा पर अपने हमले किए तो प्रतिभा ने भी अपना बचाव करने की जगह सीधा हमला किया और देखते ही देखते प्रतिभा के लगातार हमलों को वो झेल नहीं पाया और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर गया। तो प्रतिभा ने सीधे खड़े होकर अपने हाथों की उंगलियों को चटकाया और बड़ी ही मासूमियत से कहा, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। उसकी बात सुनकर सब इसे देखने लगे जैसे उन्होंने क्या देख लिया हो। मतलब अभी इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की ने रविंद्र को 2 पल में ही धूल चटा दी थी और ये है कि इतना मासूम चेहरा बना रही है। अजय ने प्रतिभा के मासूम से चेहरे को देखते हुए कहा, ये सबसे अलग है, इन्हें किसी से मतलब नहीं है। ये जैसी दिखती है तो वैसी बिल्कुल नहीं। फिर ये बोलकर उसने एक स्माइल कर दी। प्रतिभा वापस अपने दोस्तों के पास आ रही, तभी जब वो अजय के पास से गई तो उसने कहा, मानना पड़ेगा आपको, 2 पल में ही उसे मुंह के बल गिर दिया। तो प्रतिभा ने उसकी तरफ देखकर कहा, शुक्रिया। फिर वो इतना बोलकर बिना उसकी तरफ देखकर चली गई। अब आखिर में अनु की बारी आ गई। अनु जब गई तो उसका मुकाबला रागिनी से था। ये देखकर प्रतिभा की आंखें छोटी हो गई। फिर जब उसने उसे और उसके चमचों को ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया कि रागिनी ने जानबूझकर सिर्फ अनु से लड़ने के लिए ही वो इतनी देर तक रुकी रही। प्रतिभा ने अपनी लॉकेट की शक्ति से अनु को मन में कहा, अनु संभाल कर रहना, मुझे लग रहा है कि ये रागिनी कुछ तो करने वाली है, इसलिए केयरफुल रहने। अनु ने भी जब ध्यान दिया तो उसे भी लगा कि कुछ तो गलत है, तो उसने कहा, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं ध्यान रखूंगा। फिर उसके बाद उन दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। अनु उसके हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। जब रागिनी को लगा कि अनु को वो इतनी आसानी से नहीं हरा पाएगी तो उसने अपने चमचों यानी दोस्तों को कुछ इशारा किया, जिसे प्रतिभा ने भी देख लिया था। तो वो अपनी जगह से थोड़ा पीछे बढ़कर बिना किसी की नज़रों में आए उन लोगों के थोड़ा पास चली गई। उसने देखा कि उन लोगों में से एक, जिसके पास शायद पृथ्वी तत्व की शक्ति थी, वो कुछ जादू करने वाला था। ये देखकर प्रतिभा को जब समझ आया कि वो क्या करने वाले हैं तो उसे गुस्सा आने लगा। रागिनी के कुछ दोस्तों ने जाकर युद्ध कला के गुरु को अपनी बातों में लगा लिए, जिससे उनका ध्यान अनु और रागिनी की तरफ से हट गया। फिर उस पृथ्वी तत्व वाले लड़के ने जहां पर रागिनी और अनु लड़ रहे थे वहां पर अनु के तरफ जमीन से कुछ नुकीले पत्थर को अपनी जादुई शक्ति से जमीन से निकल दिया।
सबका ध्यान अनु और रागिनी के मुकाबले पर था, इसलिए किसी ने भी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। रागिनी लड़ते लड़ते अनु को पीछे खिसका रही थी, फिर अचानक उसने अनु पर एक जोरदार हमला किया, जिससे अनु कुछ कदम पीछे हुई तो उसका पैर एक पत्थर पर लगा और वो पीछे उन नुकीले पत्थरों पर गिरने लगी। तो प्रतिभा ने भी तुरंत अपनी वायु शक्ति का प्रयोग करके अनु को वायु की मदद से रोक लिया और गिरने नहीं दिया, फिर तुरंत उसे सीधा भी खड़ा कर दिया। उसने ये सब इस तरह किया कि सबको लगा कि अनु ने खुद ही अपने आप को संभाल लिया है। साथ ही प्रतिभा ने अनु को भी रागिनी के प्लान के बारे में बता दिया, जिससे अनु भी अब रागिनी को छोड़ने वाली नहीं थी। रागिनी का वो पृथ्वी तत्व वाला साथी कुछ करता उससे पहले ही उसके सामने रिद्धि और आरोही आ गई और दोनों ने उसके हाथों को पकड़ लिया, जिससे उसके जादू का असर टूट गया और वो नुकीले पत्थर भी गायब हो गए। प्रतिभा ने उन लोगों के पास जाने से पहले ही रिद्धि को बता दिया था, फिर रिद्धि ने आरोही को। अब अनु को गुस्सा आ रही थी, उसने अपने गुस्से में कहा, अब बस बहुत हुआ ये बच्चों का खेल। इतना बोल के उसने एक जोरदार पंच उसे मरा तो वो जमीन पर गिर गई और इसी के साथ अनु जीत गई। से जीतने के बाद रिद्धि और आरोही ने उस लड़के को छोड़ दिया और प्रतिभा के पास आ गई। अनु ने जाने से पहले रागिनी को घूरा, फिर वो प्रतिभा के पास आई तो प्रतिभा ने उससे पूछा, तू ठीक है? तो अनु ने मुस्करा कर कहा, तेरे होते हुए मुझे क्या ही होगा। तो प्रतिभा को छोड़ के वो तीनों हंसने लगी। तभी रागिनी को उसके दोस्तों ने उठाया और उसे लेकर जाने लगे। अब उनकी सभी कक्षाएं पूर्ण हो चुकी थी तो वो चारों अपने आवास पर चली गई। रात के समय प्रतिभा अपने कमरे में गुरुकुल के बाहर उस नदी के पास जाने को तैयार हो गई थी। तभी अनु ने उससे कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मैं तुझे ऐसे ही अकेले इतनी रात में नहीं जाने देने वाली। अनु की जिद करने पर उसे हार कर मानना ही पड़ता है। अनु को दिन में ही समय मिलने पर प्रतिभा ने सब बता दिया था, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे। प्रतिभा और अनु सबसे छुपते छुपाते चुपके से गुरुकुल के बाहर चली गईं। कुछ ही दूर पर चलने पर वो दोनों उस नदी तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर प्रतिभा ने अपनी दोनों तलवारों को बाहर निकाला और उन दोनों ही तलवारों में वो ड्रैगन संरचना उनमें जुड़ी थी। प्रतिभा ने आसपास देखा तो उसे उस नदी के बीच में रखा एक पत्थर दिखा जो काफी बड़ा था, तो उसने अपनी वायु शक्ति का प्रयोग करते हुए नदी के ऊपर उस पत्थर के पास पहुंच गई और अपनी दोनों तलवारें उस पर रख दी और अपनी आंखें बंद करके निरा अंगूठी के बताए मंत्र को पढ़ने लगी, जिससे पूरी नदी का पानी हिलने लगा। रागिनी ने अनु को नुकसान पहुंचाने के लिए फुल प्लानिंग बनाई थी, पर सही वक्त पर प्रतिभा को पता चल गया और उसने उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। रात के समय प्रतिभा अपने कमरे में गुरुकुल के बाहर उस नदी के पास जाने को तैयार हो गई थी। तभी अनु ने उससे कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, मैं तुझे ऐसे ही अकेले इतनी रात में नहीं जाने देने वाली। अनु की जिद करने पर उसे हार कर मानना ही पड़ता है। अनु को दिन में ही समय मिलने पर प्रतिभा ने सब बता दिया था, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे। प्रतिभा और अनु सबसे छुपते छुपाते चुपके से गुरुकुल के बाहर चली गईं। कुछ ही दूर पर चलने पर वो दोनों उस नदी तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर प्रतिभा ने अपनी दोनों तलवारों को बाहर निकाला और उन दोनों ही तलवारों में वो ड्रैगन संरचना उनमें जुड़ी थी। प्रतिभा ने आसपास देखा तो उसे उस नदी के बीच में रखा एक पत्थर दिखा जो काफी बड़ा था, तो उसने अपनी वायु शक्ति का प्रयोग करते हुए नदी के ऊपर उस पत्थर के पास पहुंच गई और अपनी दोनों तलवारें उस पर रख दी और अपनी आंखें बंद करके निरा अंगूठी के बताए मंत्र को पढ़ने लगी, जिससे पूरी नदी का पानी हिलने लगा। अब आगे नदी का पानी हिलते देख अनु और प्रतिभा थोड़ी हैरान हुई। तभी वो दोनों तलवारें हिलने लगी और उनमें से बहुत तेज नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी नदी का पानी तक चमक रहा था। फिर वो तलवारें अपने आप हवा में उड़ने लगी और नदी के पानी ने अपने आप दोनों तलवारों को पानी से घेर का एक गोला बना लिया। अब दोनों तलवारें उस पानी के गोले में घूम रही थी। प्रतिभा आगे के मंत्र पढ़ ही रही थी कि अचानक वो दोनों तलवारें और वो पानी का गोला अपने आप नदी में गिर गया और नदी में से एक जगह से पानी उड़ने लगा। प्रतिभा ने ये देखा तो उसे समझ नहीं आया। तभी उस उठ रहे पानी में से एक औरत की आकृति बनी जिसने ताज पहना हुआ था। उस औरत ने थोड़े गुस्से में कहा, कौन हो तुम और तुमने मेरी शांति को भंग करने की हिम्मत भी कैसे की? तो प्रतिभा ने बिना डरे उसी कहा, आपकी शांति में दखल देने के लिए हम माफी चाहते हैं और मैं प्रतिभा प्रताप सिंह हूँ। कृपया आप अपना परिचय दे देवी, आप कौन हैं? उसको माफी मांगता देख उस औरत ने कहा, मैं इस नदी की देवी हूँ और तुमने मेरी शांति को भंग करने की हिम्मत की है। ये सुनकर प्रतिभा ने उससे माफी मांगते हुए कहा,
हमें माफ कर दीजिए देवी, पर हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। हम तो बस अपनी तलवार की शक्तियों को जागृत करना चाहते थे, जो केवल जल तत्व से ही हो सकती है। तलवार और केवल जल तत्व सुनकर उन नदी की देवी ने उसे ध्यान से ऊपर से नीचे देखा तो उनकी नज़र प्रतिभा के लॉकेट पर पड़ी, जो इस समय बिल्कुल ही अलग ऊर्जा प्रवाहित कर रहा था। ये सब देखकर उन्होंने कहा, ये लॉकेट और तलवार तो बिल्कुल वैसे ही है जैसी भविष्यवाणी में बताया गया था। ये सुनकर प्रतिभा ने पूछा, कौन सी भविष्यवाणी और आप कैसे इस लॉकेट के बारे में जानती है? तो उन देवी ने अब थोड़ा शांत आवाज में कहा, आज से 100 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, जो पूरी तो नहीं पता पर जितना पता है उसके हिसाब से एक दिन एक लड़की जिसके पास ये तलवार और लॉकेट होगा, वो बुरी शक्तियों का सर्वनाश करेगी। ये जानकर प्रतिभा और अनु को बहुत हैरानी हुई। तो प्रतिभा ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या अब हम अपना क्रय कर सकते हैं? तो उन देवी ने भी कहा, ठीक है, आप कर सकती हो, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी जल के जीव जंतु को कोई हानि न पहुंचे। ये सुनकर प्रतिभा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, आप चिंता मत करिए, हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद नदी की देवी वहां से गायब हो है। उनके जाने के बाद दोनों तलवारों के लिए उसने वापस नदी से बाहर निकालने की कोशिश की तो वो तलवारें ऊपर तो आ गई पर पानी से बाहर नहीं और पानी के अंदर ही घूमने लगी गई। तो नीरा अंगूठी ने कहा, मालकिन आप अपने मंत्रों को पढ़िए, ये तलवारें पानी के अंदर जितना रहेंगी उतनी ही ताकत भर रहेगी। प्रतिभा ने नीरा की बात कर अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे वैसे ही उस तलवार की चमक बढ़ती जा रही थी। तो उस शक्ति से आकर्षित होने पर सभी काली शक्तियों वाले जानवर उनकी तरफ आने लगे। धीरे धीरे उन काली शक्तियों वाले जानवरों की आवाजें बढ़ती जा रही थी। तभी एक काली शक्ति वाले जानवर ने प्रतिभा पर हमला करने के लिए छलांग मारी तो अनु ने वक्त रहते उस जानवर को देख लिया और बिना देरी किए तुरंत अपना तीर धनुष निकलकर उस जानवर पर निशाना लगाया और पल भर में उस जानवर को मार गिराया। अब अनु ने देखा तो कुछ काली शक्तियों वाले जानवरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। तो ये देखकर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से इतने सारे काली शक्तियों वाले जानवर एक साथ कहाँ से आ गए। जब प्रतिभा ने अनु को अकेले उन जानवर से लड़ता देख प्रतिभा भी उठने लगी तो नीरा अंगूठी ने कहा, नहीं मालकिन, आप ऐसे बीच में नहीं उठ सकती वरना आपकी सब महंत बेकार हो जाएगी। तो प्रतिभा असमंजस में पड़ गई कि क्या करे, अनु की मदद करे या फिर पहले अपनी तपस्या पूर्ण करे। ये बात अनु ने भी समझी तो उसने कहा, प्रतिभा तू अपना काम कर, मैं इन सबको देखती हूँ, किसी को भी तेरे पास नहीं आने दूंगी। तो प्रतिभा ने भी उसकी बात मानकर हाँ बोल दी और अपनी तलवारों पर ध्यान देने लगी। अब प्रतिभा को भी पानी ने घेर लिया जिससे उससे बहुत दर्द महसूस होने लगा, पर उसने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया। अब अनु के लिए उन जानवरों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अनु ने मिनी को भी अपने असली बड़े रूप में आकर लगने को बोल दिया और वो ही उसकी मदद कर रही थी। अचानक एक नुकीले दांतों वाले जानवर ने मिनी पर हमला करके उसकी गर्दन पर हमला किया तो सिम्बा ने कूदकर उसे बचा लिया और उस जानवर की भी। प्रतिभा ने अपनी मन की शक्ति से उसे अनु की मदद के लिए भेजा था। अब अनु लड़ते लड़ते बहुत थक चुकी थी। वही प्रतिभा को भी अपने शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि वो पूरे पसीने में नहा चुकी थी। अब उसके आसपास के पानी का रंग नीला होकर चमक रहा था। तभी प्रतिभा को इतनी तेज दर्द हुआ कि जैसे उसका शरीर टूट रहा हो। तो अब वो तलवारें अपने चरम पर थी। अब उससे दर्द जब ज्यादा सहन नहीं हुआ तो उसकी चीख निकल गई और उसी चीख के साथ वो तलवारें पानी में जा गिरी और प्रतिभा उस नदी के बीच में रखे बड़े से पत्थर पर गिर गई और बहुत तेज तेज सांसें लेने लगी। वही अनु भी लड़ ही रही थी कि एक काली शक्तियों के बैल ने उसे पिछड़े मारा जिससे वो जमीन पर गिर गई। वो बैल अपने दोनों पैरों को उठाकर अनु को मरने वाला था तो अनु ने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों से अपना चेहरा कर लिया। मिनी और सिम्बा दोनों को काफी जानवरों ने घेर रखा था, इसलिए वो भी अनु की मदद नहीं कर सकते थे। उस काली शक्तियों वाले बैल ने अपनी आगे की दोनों टांगे उठाकर अनु पर जैसे ही हमला किया, अनु चिल्ला पड़ी। पर कुछ देर के बाद भी जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उसने अपने हाथ हटाकर देखे तो प्रतिभा ने उसके सामने खड़े होकर उस बैल की दोनों टांगों को अपने हाथों से पकड़ रखा था। फिर उसने एक लात उसके पेट पर मारी जिससे वो बैल हल्का पीछे हो गया। तो उसी मौके का फायदा उठाकर प्रतिभा ने अपना खंजर निकलकर उस बैल के सीधे सर के बीच में घुसा दिया। उस बैल से निपटने के बाद प्रतिभा ने पीछे घूमकर देखा और अनु की तरफ हाथ बढ़ा दिया तो अनु उसे पकड़कर खड़ी हो गई। प्रतिभा ने अब घूमकर अपने चारों तरफ घूमकर उन जानवरों को देखा। वो जानवर सब अब उन दोनों के सामने थे और मिनी, सिम्बा दोनों प्रतिभा और अनु के बगल में जाके खड़े हो गया।
वो जानवर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे, पर वो एकदम रुक गए और अपने कदमों को पीछे लेने लगे। तो प्रतिभा और अनु को कुछ समझ नहीं आया कि ये जानवर किससे डर रहे हैं। तभी अनु और प्रतिभा ने उन जानवरों की नज़रों को पीछा किया और जब पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों भी हैरान हो गया। उस नदी में 4 चमकदार आंखों के साथ 2 ड्रैगन अपना अपना सर नदी से निकलकर उन सभी को देख रहे थे। तो नीरा अंगूठी ने प्रतिभा की मन की बात को समझकर उससे कहा, मालकिन, ये दोनों आपकी ही तलवारें हैं जो अब जल तत्व के ड्रैगन में बदल चुकी है। ये सुन के अनु प्रतिभा ने ज्यादा हैरानी नहीं दिखाई, पर को विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कि वो ड्रैगन अब नदी से बाहर आने लगे। तो ये देखकर अनु ने प्रतिभा का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।